सोचिए, एक चट्टान जो शायद हमारे सूरज से भी पुरानी है, न जाने कितने तारों के पास से गुजरी होगी, पूरी आकाशगंगा घूमकर अब हमारे सौरमंडल में आई है। एक जुलाई 2025 को चिली में एटलस टेलीस्कोप ने ऐसे ही एक मेहमान को देखा। तो आज हम इसी 3 एटलस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बाहर से आया तीसरा पक्का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि इसे समझने के लिए हमारे पास कई जगहों से जानकारी आ रही है। जिसने खोजा वो एटलस टेलीस्कोप तो है ही, साथ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मतलब JWST, हबल स्पेस टेलीस्कोप यानी HST, अच्छा, और यहाँ तक कि ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो यान मंगल का चक्कर लगा रहे हैं, मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO, उन्होंने भी इसे देखा है। और हाँ, कुछ शुरुआती रिसर्च पेपर भी हैं जो इसकी अजीब केमिस्ट्री पर रोशनी डाल रहे हैं। तो हमारा मिशन साफ है, पता लगाना है कि आखिर ये 3i एटलस है क्या भला, ये यहाँ आया क्यों, इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो हमें दूसरे स्टार सिस्टम्स के बारे में कुछ बता सकता है, और सबसे जरूरी बात, वैज्ञानिक इसके पीछे इतने क्यों पड़े हैं। बिल्कुल, चलिए इस इंटरस्टेलर पहेली को खोलते हैं, परत दर परत। तो हाँ, शुरुआत करते हैं इसके खोज से। 1 जुलाई 2025 चिली में एटलस टेलीस्कोप आसमान खंगाल रहा था रोज की तरह। तभी उसने एक तेजी से चलती हुई चीज देखी। लेकिन जो चीज एकदम अलग थी वो था इसका रास्ता, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री। वो हाइपरबोलिक थी। हाइपरबोलिक, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ये हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ नहीं है, जैसे कोई बस सड़क से गुजर रहा हो, है ना, किसी कॉलोनी का परमानेंट रेजिडेंट नहीं। क्या बढ़िया उपमा दी है, एकदम सही। हाइपरबोलिक पाथ का मतलब ही यही है कि ये चीज अनंत से आई है और अनंत में ही वापस चली जाएगी। ये हमारे सौरमंडल में रुकने वाली नहीं है। अच्छा, बस इसी एक गणितीय कैलकुलेशन से वैज्ञानिकों को पता चल गया कि भैया ये कोई अपना घरेलू धूमकेतु नहीं है जो ऊट क्लाउड या काइपर बेल्ट से आया हो, ये बाहर का माल है। और इसीलिए इसे 3i नाम दिया गया, मतलब तीसरा इंटरस्टेलर। हाँ बिल्कुल, इससे पहले 2017 में 1i उमुमुआ मिला था, वो सिगार जैसा अजीब सा। फिर 2019 में 2i बोरिसोव, जो ज्यादा धूमकेतु जैसा था, और अब ये तीसरा। तो जैसे पता चला ये बाहर से है, सब अलर्ट हो गए होंगे। जाहिर है, दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज, स्पेस एजेंसीज सब हरकत में आ गईं। ESA ने तो खास तौर पर अपने ग्राउंड टेलीस्कोप और स्पेस एसेट्स, खासकर जो मंगल के पास हैं, उनको इस पर नजर रखने को कहा। तो मतलब जब हम 3i एटलस की बात कर रहे हैं, हम सच में किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आए एक मैसेंजर की बात कर रहे हैं। कमाल है। अच्छा, इसकी यात्रा, इसका सफर कैसा रहा है? रास्ता, रफ्तार? जैसा कहा, रास्ता तो हाइपरबोलिक है, दूर से आया, सूरज के पास से निकलेगा और फिर बाय बाय हमेशा के लिए। और रफ्तार की बात करें तो सूरज के हिसाब से करीब 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। 60 किलोमीटर प्रति सेकंड? अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज है। मतलब 1 सेकंड में दिल्ली से मेरठ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हमारे सौरमंडल के पिंड इतनी तेजी से नहीं चलते। और ये सूरज के सबसे करीब कब और कहाँ होगा? पेरिहेलियन कहते हैं ना उसे? हाँ, पेरिहेलियन। वो अक्टूबर 2025 के अंत में होगा, और यह मंगल ग्रह की जो ऑर्बिट है उसके अंदर तक आ जाएगा। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि 3 अक्टूबर 2025 को यह मंगल के काफी करीब से गुजरा, करीब 3 करोड़ किलोमीटर दूर से। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, पर स्पेस के हिसाब से ये काफी नजदीक है। 3 करोड़ किलोमीटर मंगल के पास से, तो पृथ्वी के लिए कोई खतरा तो नहीं है इससे? अक्सर ऐसी खबरें उड़ती हैं। नहीं, इस मामले में डरने की कोई बात नहीं है। पृथ्वी से तो ये बहुत दूर रहेगा, सबसे नजदीक भी आएगा तो 24 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा, तो कोई टेंशन नहीं। चलो, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन खतरा ना होने के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सोचिए, किसी दूसरे स्टार सिस्टम की चीज इतने पास से स्टडी करने को मिल रही है, और इस मौके का फायदा उठाया भी गया। आपने मंगल वाले ऑर्बिटर्स का जिक्र किया था, तो 3 अक्टूबर को जब ये मंगल के पास था, तब कुछ खास हुआ क्या? हाँ, वो वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था। 3 अक्टूबर को मंगल का चक्कर लगा रहा था ESA का एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO। उसका काम वैसे मंगल के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। लेकिन उस दिन उसने ऊपर देखा, अंतरिक्ष की तरफ, और मंगल के पास से गुजरते हुए 3i एटलस की तस्वीरें खींच ली। वाह,
मतलब मंगल की परिक्रमा करते करते ऊपर देख लिया, और ये किसी स्पेसक्राफ्ट का, किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का अब तक का सबसे करीबी ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, अब तक का सबसे नजदीक ही। टीजीओ ने कई तस्वीरें ली, उनसे एक छोटा सा जिफ भी बनाया गया है। अच्छा, उन तस्वीरों में दिखा क्या? पूंछ वगैरह कुछ थी? उन शुरुआती तस्वीरों में 3 एटलस बस एक चमकदार लेकिन धुंधला सा डॉट दिख रहा था। कोई साफ न्यूक्लियस या पूंछ उस वक्त तक तो नजर नहीं आई थी। ईएसए का एक और ऑर्बिटर है, मार्स एक्सप्रेस, उसने भी कोशिश की, पर शायद धूमकेतु बहुत डिम था तो क्लियर फोटो नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी टीजीओ की तस्वीरें ही अपने आप में कमाल है। तो हमने इसे मंगल के पास से देखा, धुंधला सा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में अक्टूबर के अंत में जमीन से कुछ और ही नजारा दिखा, कुछ नाटकीय। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर के अंत में टेडे और जेमिनी ऑब्जर्वेटरीज जैसे बड़े पावरफुल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से तस्वीरें आईं, और उनमें जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। एक बहुत बड़ा जेट? हाँ, धूल और गैस का एक फव्वारा सा जो सीधे सूरज की तरफ निकल रहा था। मतलब धूमकेतु के चारों ओर जो धुंधला बादल होता है, कोमा, उसमें एक पंखे जैसी दरार दिख रही थी और उससे मटेरियल सूरज की ओर जा रहा था। 1 मिनट, सूरज की ओर? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा यही पढ़ा और सुना है कि धूमकेतु की पूंछ तो सोलर विंड के कारण हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में जाती है। हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। नॉर्मल धूमकेतु की पूंछें, चाहे वो धूल की हो या गैस की, हमेशा सूरज से परे होती हैं। ये सूरज की तरफ जाता हुआ जेट एक पहेली है। तो क्यों हो रहा है ये? कोई अंदाजा? एक थ्योरी है एसिमेट्रिकल सब्लिमेशन की। एसिमेट्रिकल सब्लिमेशन, ये क्या होता है? सब्लिमेशन मतलब जब कोई ठोस चीज जैसे बर्फ गर्म होकर सीधे गैस बन जाए, लिक्विड बने बिना। अच्छा, जैसे कपूर? हाँ बिल्कुल। तो एसिमेट्रिकल सब्लिमेशन का मतलब हुआ कि शायद धूमकेतु का जो न्यूक्लियस है, उसकी सतह का कोई एक खास हिस्सा जो सूरज की तरफ है, वो बाकी हिस्सों से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, और वहीं से बर्फ तेजी से गैस बनकर धूल उड़ाते हुए बाहर निकल रही है सूरज की तरफ। लेकिन ये अभी सिर्फ एक थियरी है। दिलचस्प है। तो मंगल से नजदीकी झलक मिली, फिर जमीन से ये अजीब सा सूरज वाला जेट दिखा, और बड़े खिलाड़ी जेम्स वेब और हबल, उन्होंने भी इसे देखा। हाँ, वो कैसे पीछे रहते भला। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, उसने 6 अगस्त 2025 को अपने NIR स्पेक इंस्ट्रूमेंट से देखा। ये इंफ्रारेड में देखता है, तो इससे हमें उसके कोमा की केमिस्ट्री पता चली कि वो किन चीजों से बना है। ओके। और हबल स्पेस टेलीस्कोप HST, उसने भी तस्वीरें ली। उससे इसके न्यूक्लियस के साइज का अनुमान थोड़ा बेहतर हुआ, और उसकी धूल वाली पूंछ भी दिखी जो कि नॉर्मल दिशा में थी, सूरज से दूर। तो हमने इसे मंगल के पास से देखा, जमीन से देखा, अंतरिक्ष की सबसे ताकतवर दूरबीनों से भी देखा, और हर एंगल से ये कुछ न कुछ अजीब ही कर रहा है। चलिए अब इसकी बनावट में घुसते हैं कि आखिर ये इतना अलग क्यों है। यहीं पर चीजें शायद और भी दिलचस्प होंगी। JWST ने क्या बताया इसकी केमिस्ट्री के बारे में? और यहीं पर 1380LS हमारी सौर मंडल वाली समझ को सीधी टक्कर देता है। JWST का जो इंफ्रारेड डेटा आया वो चौंकाने वाला था। इसके कोमा में, मतलब धुंधले बादल में, पानी यानी H2O के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करीब 8 गुना ज्यादा है। 8 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे धूमकेतुओं में कैसा होता है रेशियो? हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं में पानी मेन होता है, CO2 होता है, पर इतना ज्यादा नहीं। ये 8.1 का रेशियो बहुत ही असामान्य है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आकाशगंगा में धूमकेतु बनते कैसे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जहां बना था वो जगह हमारे सौर मंडल के बाहरी ठंडे इलाके से बहुत अलग थी। ये एक बहुत मजबूत संभावना लगती है। हो सकता है ये किसी और तारे के बनते हुए सिस्टम में, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में, CO2 आइसलैंड के बहुत करीब बना हो। मतलब वो इलाका जहां तापमान इतना कम हो कि CO2 गैस सीधे बर्फ बन जाए। अच्छा। इसके अलावा हाल में आर्काइव पर कुछ प्रीप्रिंट्स आए हैं, मतलब वो रिसर्च पेपर जो अभी साइंटिस्ट द्वारा पूरी तरह रिव्यू नहीं हुए हैं, पर फाइंडिंग शेयर की गई हैं। उनमें और भी अनोखी बातें पता चली हैं, जैसे कि निकल Na, जो कि एक मेटल है, और साइनाइड CN जैसी चीजों की आउटगैसिंग हो रही है। मतलब वो गैस बनकर निकल रहे हैं। निकल और साइनाइड धूमकेतु से, ये कितना नॉर्मल है। हमारे कुछ धूमकेतुओं में ये कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन 380LS में जिस तरह से इनका निकलना रिपोर्ट हुआ है, खासकर इतने ज्यादा CO2 के साथ, ये इसे खास बना देता है। एक स्टडी में ये भी दिखा कि निकल का निकलना सेंटर के ज्यादा पास से हो रहा है। और वो धूल और गैस निकलने का कोई पैटर्न भी मिला? हाँ,
एक और विश्लेषण बताता है कि इससे जो धूल और गैस निकल रही है उसकी मात्रा सूरज से दूरी पर एक खास नियम फॉलो करती है, जिसे पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ ये क्या है आसान भाषा में? इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जैसे जैसे धूमकेतु सूरज से दूर जाता है उसकी एक्टिविटी मतलब गैस और धूल का निकलना एक तयशुदा तेज रफ्तार से कम होती जाती है, और जिस तरह से ये कम हो रही है वो इस दूरी पर पानी की बर्फ के पिघलने के बजाय CO2 बर्फ के सब्लिमेशन से ज्यादा मैच करता है। अच्छा, तो ये JWST वाली बात को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और एक बात और थी इसके रंग बदलने की, लाल से हरा। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पजल है। कुछ ऑब्जर्वेशंस में लगा कि समय के साथ इसका रंग लाल से हरे की तरफ बदला है। ये क्यों हुआ पक्का नहीं पता। एक अंदाजा ये है कि ये जो नई चीजें निकल रही हैं जैसे निकल, साइनाइड, शायद उनसे जुड़ा हो। हरा रंग अक्सर डायटोमिक कार्बन C2 के निकलने से आता है जो सूरज की रोशनी में टूटकर बनता है। तो बहुत ज्यादा CO2 निकलना, निकेल और साइनाइड का निकलना, रंग बदलना, वो अजीब सा सूरज की तरफ वाला जेट, ये सब मिलकर क्या कहानी बता रहे हैं? ये सब बहुत मजबूती से इशारा कर रहे हैं कि 3 एटलस का जन्म हमारे सौर मंडल से बहुत अलग माहौल में हुआ होगा, या तो CO2 आइसलाइन के पास, या शायद बनते समय से बहुत ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ा हो जिसने इसकी पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी। और हबल ने इसके साइज के बारे में क्या बताया था? कितना बड़ा है ये? हबल के डेटा से लगता है कि इसका जो न्यूक्लियस है, बर्फीला कोर, उसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 5.6 किलोमीटर हो सकता है, पर यह अपर लिमिट है। हो सकता है असल में ये काफी छोटा हो, शायद कुछ 100 मीटर का ही। इतनी दूर से नापना बहुत मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक बाहरी मेहमान है जो न सिर्फ दिखने में अजीब हरकतें कर रहा है, बल्कि उसकी अंदरूनी बनावट भी हमारे धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है, इसका महत्व क्या है? हाँ, इसका महत्व कई लेवल पर है। पहला और सबसे सीधा तो यही कि ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आई असली चीज का एक नायाब सैंपल है। हम इसे पकड़ तो नहीं सकते, पर दूर से ही स्टडी करके हम उस तारे और उसके प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं जहां ये बना था। ये एक तरह का कॉस्मिक मैसेंजर है। और इसकी अजीब केमिस्ट्री, क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये अलग है, या इससे कुछ और भी पता चलता है? ये सिर्फ अलग नहीं है, ये हमें बता रहा है कि शायद पूरी गैलेक्सी में धूमकेतु एक जैसे नहीं होते। जो नियम, जो प्रोसेस हमने अपने सोलर सिस्टम के धूमकेतुओं से सीखे हैं, जरूरी नहीं कि वो हर जगह लागू हों। अच्छा, ये गैलेक्सी में प्लैनेटरी सिस्टम्स की जबरदस्त डाइवर्सिटी का इशारा है। अलग अलग तारों के पास अलग अलग हालात में शायद बिल्कुल अलग तरह के धूमकेतु बनते हों। लेकिन इस खोज ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो वही है, पानी से 8 गुना ज्यादा CO2 क्यों भाई? ये अनुपात बना कैसे? दूसरा, वो सूरज वाला जेट और निकल साइनाइड का निकलना, इसका असली मैकेनिज्म क्या है? क्या सतह पर कुछ और ही चल रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे? और तीसरा, क्या 3AITLS जैसे इंटरस्टेलर धूमकेतु असल में ज्यादा कॉमन है? बस हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो गई है कि हम उन्हें पकड़ पा रहे? हाँ, ये एटलस जैसे सर्वे अब आसमान को ज्यादा गहराई से और ज्यादा बार देख रहे हैं। तो क्या भविष्य में ऐसे और मेहमान मिल सकते हैं? पूरी उम्मीद है, और जितने ज्यादा मिलेंगे उतना ही हम इनके बारे में, इनकी वैरायटी के बारे में और इनके ओरिजिन के बारे में जान पाएंगे। और भविष्य की बात करें तो ESA का वो खास मिशन भी है ना, कॉमेट इंटरसेप्टर। हाँ बिल्कुल, कॉमेट इंटरसेप्टर 2029 में लॉन्च का प्लान है। उसका काम ही यही होगा, अंतरिक्ष में तैयार बैठे रहना। जैसे ही कोई नया प्रिस्टीन कॉमेट या खासकर कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता दिखे, ये तेजी से उसकी तरफ बढ़ेगा और उसे बहुत करीब से जाके स्टडी करेगा। कमाल का मिशन होगा वो तो 3A एटलस की ये खोज एक तरह से हमें याद दिला रही है कि ये गैलेक्सी कितनी बड़ी और इंटरकनेक्टेड है। चीजें वाकई एक स्टार सिस्टम से दूसरे तक ट्रैवल करती हैं। हाँ बिल्कुल, इस एक मेहमान का अध्ययन करके हम शायद प्लैनेट फॉर्मेशन और कॉस्मिक केमिस्ट्री की अपनी पूरी समझ को ही बदलने पर मजबूर हो जाएं। तो आगे क्या होने वाला है? अक्टूबर के अंत में जब ये सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा, पेरिहेलियन पर, तब क्या उम्मीदें हैं? पेरिहेलियन के पास पहुंचने पर 3 एटलस की एक्टिविटी पीक पर होगी। सूरज की गर्मी इसकी बर्फों को, खासकर CO2 को, और तेजी से गैस में बदलेगी। हमें शायद और ज्यादा धूल और भी ड्रामेटिक जेट्स देखने को मिलें। ये साइंटिस्ट के लिए डेटा कलेक्शन का प्राइम टाइम होगा। दुनिया भर के टेलीस्कोप तैयार बैठे हैं इस आतिशबाजी को रिकॉर्ड करने के लिए। और पेरिहेलियन के बाद
जब ये वापसी का सफर शुरू करेगा? पेरिहेलियन पार करते ही ये वापस गहरे अंतरिक्ष की ओर मुड़ जाएगा। धीरे धीरे सूरज से दूर जाते हुए ठंडा होगा, धुंधला पड़ता जाएगा और आखिरकार हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन ये जो डेटा और तस्वीरें हमें भेज गया है वो यही रहेगा। वैज्ञानिक आने वाले कई सालों तक इस डेटा को एनालाइज करते रहेंगे, इसकी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी विरासत क्या होगी? हम इसे क्या सीख सकते हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा? हम शायद इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की एक पूरी नई क्लास की खोज के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके गुण हमारे अपने सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट से बहुत अलग है। हो सकता है हमें ऐसी चीजों के सबूत मिलें जो हमारे सोलर सिस्टम की कहानी में फिट नहीं बैठते, और शायद हम उस दूर के तारे और उसके सिस्टम की झलक पा सकें जहां से ये अरबों साल पहले चला था। ये धूमकेतु अपने साथ अपने घर की कहानी लाया है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो उन टिमटिमाते डॉट्स को सिर्फ तारे या ग्रह ना समझें। हो सकता है उनमें से कोई एक बहुत धुंधला सा दिखने वाला पॉइंट 3AITLAS जैसा कोई मुसाफिर हो, किसी दूसरे तारे के घर से आया एक संदेशवाहक। शायद ये विशाल आकाशगंगा उतनी बंटी हुई और अलग थलग नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद एक अनदेखा कनेक्शन है जिसका एक छोटा सा बर्फीला सबूत अभी हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा है।